हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 3 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको भी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, विच ओशन इज द स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ऑप्शंस हैं इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन या फिर पैसिफिक ओशन। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो सेशन की पीडीएफ करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की, बल्कि जितने भी हमारे डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स सेशंस आते हैं, सभी की पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिलती है। और ये पीडीएफ हम आपको 1 ईयर वैलिडिटी वाला जो हमारा 2026-27 का पीडीएफ पैकेज है, उसके तहत प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसमें जितने भी हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं करंट अफेयर्स की, वो आपके हर एग्जाम के लिए यूज़फुल है। जहाँ भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, केवल आप इन्हें ही पढ़ लेंगे, आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। कुछ और अतिरिक्त पढ़ने की आपको नीड नहीं रहेगी। तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएगा पैकेज, और ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे, ऐप को इंस्टॉल करने के बाद, लॉगिन करने के बाद, आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे और कंप्लीट मटेरियल हमारा एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल इसका आंसर कर दीजिए, फिर करंट अफेयर सेशन की शुरुआत करते हैं। The Center for Southeast Asian Studies has been inaugurated at which university? दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, नालंदा यूनिवर्सिटी। तो सेंटर फॉर साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज, इसका उद्घाटन किया गया है नालंदा यूनिवर्सिटी में। सेक्रेटरी ईस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पी कुमारन के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस सेंटर के इस्टेब्लिशमेंट की घोषणा की थी अक्टूबर 2025 में, जब 22वीं आसियान इंडिया समिट हुई थी कुआलालंपुर, मलेशिया में। नालंदा यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल रिसर्च यूनिवर्सिटी है, राजगीर बिहार में स्थित है, और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड एक्सीलेंस का दर्जा इसे दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की यूनिवर्सिटी है। 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। और आप जानते ही हैं, पहले की यूनिवर्सिटी होती थी नालंदा महावीरा, मिडाइवल मगध में, तो उसी की सक्सेसर है यूनिवर्सिटी। विच इंडियन स्क्वैश प्लेयर वॉन द एशियन स्क्वैश फेडरेशन विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2025? किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने 2025 एशियन स्क्वैश फेडरेशन महिला प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, अनाहत सिंह। तो इंडिया की स्क्वैश स्टार्स अनाहत सिंह, इन्होंने विमेंस कैटेगरी में जो एशियन स्क्वैश फेडरेशन का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है वो जीता है, और मेंस कैटेगरी में अभय सिंह ने जीता है। अनाहत की अगर हम बात करें, तो इन्हें जो ये अवार्ड मिला है एएसएफ गर्ल्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, इसे हसन मूसा अवार्ड भी बोलते हैं। और जो अभय हैं, इन्हें जो एएसएफ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, इसे डेटो एलेक्स ली अवार्ड भी बोला जाता है। विच कंट्री वॉज डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द 2025 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस? 2025 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का विजेता किसे या किस देश को घोषित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, मोरक्को। देखिए, मोरक्को को 2025 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का विनर डिक्लेयर किया गया है। जो कन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल है, उन्होंने रिजल्ट को बदल दिया है, क्योंकि फाइनल में जो सेनेगल है उसने वॉक ऑफ कर दिया था मैच के बीच में। ठीक है, तो इस वजह से अब जो फैसला आया है उसमें कहा गया कि मोरक्को को अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का विजेता चुना गया है। तो इनका दूसरा कप है और 35वां एडिशन था ये 2025 का अफ्रीका कप ऑफ नेशंस। मेंस नेशनल टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। कन्फेडरेशन ऑफ एशियन फुटबॉल की जो भी है, बायनियल है, 2 साल में एक बार होता है, और मोरक्को में हुआ था इस बार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सम्राट संप्रति म्यूजियम इन विच सिटी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, गांधीनगर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सम्राट संप्रति म्यूजियम को इनॉग्रेट किया है कोबा तीर्थ, गांधीनगर, गुजरात में, महावीर जयंती के अवसर पर। और महावीर जैन आराधना केंद्र कैंपस के अंदर ये लोकेटेड है म्यूजियम। और इसका जो नाम है, वो एम्परर अशोका के जो ग्रैंडसन थे सम्राट संप्रति, उनके नाम पर रखा गया है। तो जैन धर्म को स्प्रेड करने में उनका काफ़ी योगदान रहा।
व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फाइन इम्पोज्ड बाय द रेलवे बोर्ड ऑन आईआरसीटीसी? रेलवे बोर्ड ने आईआरसीटीसी पर कितना जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 10 लाख रुपीज। तो रेलवे बोर्ड ने इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि आईआरसीटीसी जो अपनी कंपनी है इनकी, इस पर 10 लाख रुपए का फाइन लगाया है पैसेंजर्स की कंप्लेंट के कारण। तो एक कंप्लेंट पाई गई थी फूड क्वालिटी को लेकर, ट्रेन नंबर 21896 जो कि पटना टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस है, और 10 लाख रुपए की पेनल्टी आईआरसीटी पर लगाई है और 50 लाख रुपए की लगाई गई जो भी कंसर्न सर्विस प्रोवाइडर हैं उन पर। आईआरसीटी एक इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, टिकट कैटरिंग टूरिज्म सर्विस प्रोवाइड कराती है इंडियन रेलवेज के लिए, और 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। संजय कुमार जैन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईआरसीटीसी के। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ? सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ इन्हें वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया गया है। और कुछ इस तरह के अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। जैसे लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह, इन्हें जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न कमांड अपॉइंट किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल वीएमबी कृष्णन, इन्हें जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ ईस्टर्न कमांड अपॉइंट किया है। लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन, इन्हें जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सदर्न कमांड अपॉइंट किया गया है। What is the amount of penalty imposed by RBI on Exclusive Capital Limited? एक्सक्लूसिव कैपिटल लिमिटेड पर आरबीआई ने कितना जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 10.30 लाख रुपीस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10.30 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है एक्सक्लूसिव कैपिटल लिमिटेड न्यू दिल्ली पर, क्योंकि आरबीआई की जो डायरेक्शंस हैं लेवरेज रेशो, फाइलिंग और सुपरवाइजरी रिजर्व्स, सबमिशन ऑफ द बैलेंस शीट, इन सभी का अनुपालन इसने नहीं किया है। The action is based on deficiencies in regulatory compliance and is not intended to pronounce upon the validity of any transaction agreement entered into by the company with its customer। ठीक है, तो केवल इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो आरबीआई के ऑर्डर्स हैं या फिर रेगुलेशंस हैं उनके साथ कंप्लायंस इन्होंने नहीं किया है, किसी ट्रांजैक्शन की वजह से नहीं लगाया है। Who has been elected as the new Prime Minister of Mongolia? मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है उशरल नियाम ओसोर। उशरल नियाम ओसोर ये मंगोलिया के नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किए गए हैं। मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि कहीं से भी जो लार्ज वाटर बॉडीज होती है जैसे समुद्र होता है उसमें ये नहीं खुलती है, इसकी सीमा नहीं लगती है। ईस्ट एशिया रीजन में है, सेकेंड लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है कजाकिस्तान के बाद, और इसकी कैपिटल है उलान बटार। Which district in Tripura was ranked the best district पंचायत in the country? त्रिपुरा किस जिले को देश की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का दर्जा दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है सिफाई जिला। देखिए 3 पंचायत हैं त्रिपुरा की, उन्हें टॉप ऑनर्स दिए गए हैं, दीनदयाल उपाध्याय एंड नानाजी देशमुख पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 में। तो जो सिफाई जिला डिस्ट्रिक्ट है त्रिपुरा का, इसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत हमारे देश में नामित किया गया है। इसी तरह से कचाबारी ग्राम पंचायत हेल्थ फ्रेंडली कैटेगरी में टॉप पर रहा है, वहीं बैकुंठपुर ये तीसरे नंबर पर रहा है विमेन फ्रेंडली कैटेगरी में। और ये अचीवमेंट दिखाता है कि त्रिपुरा ने कितनी प्रोग्रेस की है विमेन एम्पावरमेंट में, हेल्थ केयर में, डेवलपमेंट में। विच इंडियन एयरलाइन हैज साइंड कोड शेयर एग्रीमेंट विद उज्बेकिस्तान एयरवेज? किस भारतीय एयरलाइन ने उज्बेकिस्तान एयरवेज के साथ कोड शेयर समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है एयर इंडिया। तो एयर इंडिया और उज्बेकिस्तान एयरवेज ने कनेक्टिविटी एक्सपेंड करने के लिए इंडिया और सेंट्रल एशिया में एक कोड शेयर एग्रीमेंट साइन किया है। तो एयर इंडिया ने इस पार्टनरशिप के तहत जो एआई कोड है अपना, जो इनका एआई कोड है वो उज्बेकिस्तान एयरवेज फ्लाइट्स पर लगाना शुरू कर दिया है। दिल्ली ताशकंद का रूट हो, मुंबई ताशकंद का हो, या फिर गोवा ताशकंद सर्विसेज हो। The arrangement allows passengers to travel seamlessly to Tashkent from major Indian cities on a single ticket with baggage checked through to the final destination. The PM E-Drive scheme has been extended till which year? PM E-Drive योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 2028।
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हेंसमेंट स्कीम यानी कि पीएम ई ड्राइव जिसे बोलते हैं, इसे मार्च 2028 तक बढ़ा दिया है। जो सब्सिडी है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है 31 जुलाई 2026 तक। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडॉप्शन ज़्यादा हो भारत में, और जो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश में उसको डेवलपमेंट करने संबंधित है ये। 2024 में पीएम ई ड्राइव स्कीम लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज द्वारा टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड ग्रीन मोबिलिटी। टोटल आउटले इस स्कीम का है 10,900 करोड़ रुपए का। इंसेंटिव यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करता है या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करता है। मैक्सिमम एक्स फैक्ट्री प्राइस टू अवेल एन इंसेंटिव इज कैप्ड एट 1.5 लाख रुपीज़ फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और 2.5 लाख रुपए फॉर इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स। इतने तक का मैक्सिमम इंसेंटिव प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। अगर कोई थ्री व्हीलर ले रहा है तो 2.5 लाख रुपए तक का, कोई टू व्हीलर ले रहा है तो 1.5 लाख रुपए तक का। Agre anti-submarine warfare shallow watercraft has been designed and built by which company? Agre पनडुब्बी रोधी उतले पानी के जहाजों किस कंपनी द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है GRSC। अग्रे जो कि एक ASWC यानी कि एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। 8 इस तरह के शैलो वाटरक्राफ्ट बने, उनमें से 4th है अग्रे। इसे डिज़ाइन किया है, बिल्ड किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा, और कोलकाता में ये इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया गया है। इससे पहले भी एक इंडियन नेवल शिप हुआ करती थी एग्रे, तो उसी को दोबारा से आप कह सकते हैं री इनकारनेशन उसका किया गया है। 2017 में उसे डीकमीशन कर दिया गया था। Which organization issued final regulations for transition to Indian accounting standards for the insurance sector? किस संगठन ने बीमा क्षेत्र के लिए भारतीय लेखा मानकों में परिवर्तन हेतु अंतिम विनिमय जारी किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है IRDAI। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फाइनल रेगुलेशन इशू कर दिए हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ट्रांजिशन के लिए 1 अप्रैल 2026 से। तो जो रेगुलेटर है उसने अलाउ किया है 1 साल का आपको छूट दी जा रही है इंश्योरेंस को, जो अभी तक अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं कर पाए या प्रेजेंट नहीं कर पाए इस नए स्टैंडर्ड के हिसाब से। फिलहाल जो इंडियन इंश्योरर्स हैं वो इंडियन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन जो होगा इसका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, ये जितनी भी कैटेगरीज हैं इंश्योरर्स की, जैसे लाइफ, जनरल, स्टैंडर्ड ऑन हेल्थ इंश्योरर और री इंश्योरर, सभी कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है। मतलब एक नए स्टैंडर्ड पर जा रहे हैं, क्या क्या फॉलो करना है दूसरे स्टैंडर्ड को छोड़कर। शौर्य स्क्वाड्रंस हैव बीन इंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी विद इन विच यूनिट्स? भारतीय सेना ने किन इकाइयों में शौर्य स्क्वाड्रन को शामिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है आर्मर्ड रेजिमेंट्स। इंडियन आर्मी ने शौर्य स्क्वाड्रंस को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। आर्मर्ड रेजिमेंट्स के तहत ये आती है, और टैंक कमांडर्स विद रियल टाइम सर्विलेंस एंड प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी है इसके पास। जो फर्स्ट स्क्वाड्रन है इसको व्हाइट टाइगर डिवीजन द्वारा रिलीज किया गया है सुदर्शन चक्र कोर्स के तहत। एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला जो कि पबीना फील्ड फायरिंग रेंजेस झांसी उत्तर प्रदेश में उस दौरान। अच्छा, एक अश्नी इन्फेंट्री ड्रोन प्लेटून्स को भी रोल आउट किया गया इससे पहले। अब इन्होंने 6 शौर्य स्क्वाड्रंस को भी एक्टिवेट कर दिया है। ड्रोन कैपेबिलिटी से संबंधित है, ड्रोन हैंडल करने संबंधित। Which Indian city has been selected under 20 cities towards zero waste initiative? 20 cities towards zero waste पहल के तहत किस भारतीय शहर को चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है वर्कला। तो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट के मौके पर 20 सिटीज को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज किया गया है 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इनिशिएटिव के तहत। यूएन सेक्रेटरी जनरल के एडवाइजरी बोर्ड ऑन जीरो वेस्ट द्वारा इसको शुरू किया गया है। यूएन हैबिटेट और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के सपोर्ट से भारत की जो वर्कला सिटी है केरल में, ये भी इन 20 सिटीज़ में शामिल है, जिसे इसमें सेलेक्ट किया गया है इसके इनोवेटिव वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस और सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव्स के तहत। वर्कला सेक्शन हाईलाइट्स इस प्रोएक्टिव अप्रोच टू हैंडलिंग म्युनिसिपल वेस्ट, पोजिशनिंग इट एज अ मॉडल सिटी फॉर सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स इन इंडिया एंड ग्लोबली। Solar energy accounts for approximately what percentage of India's total renewable potential? भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 71%।
देखिए, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एक एनुअल पब्लिकेशन रिलीज कर दिया है जिसका टाइटल है एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026। तो 33वां एडिशन है ये इस पब्लिकेशन का, और इसमें इंटीग्रेट डेटा सेट जिसमें कि कई तरह की इन्फॉर्मेशन है, जैसे रिजर्व कैपेसिटी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ ऑल एनर्जी कमोडिटीज जैसे कोल, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एनर्जी, ठीक है, इन सभी के बारे में डेटा दिया गया है। तो फाइनेंशियल 2024-25 के लिए भारतीय टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई है उसमें 2.95% की ग्रोथ देखी गई है पिछले साल के कंपेयर में, और ये 9,32,816 किलो टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट KTOE रही है। अच्छा, भारत में ह्यूज पोटेंशियल है रिन्यूएबल एनर्जी की, जो कि 47,04,043 मेगावाट की है 31 मार्च 2025 तक, और इस रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज़्यादा योगदान है सोलर एनर्जी का 71%, उसके बाद फिर विंड एनर्जी, फिर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। More than 70% of the total potential for generation of electric of renewable energy is concentrated in the following 6 states। तो सबसे ज़्यादा जो रिन्यूएबल एनर्जी जो जनरेट की जा रही है वो राजस्थान में, फिर महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर कर्नाटक में, फिर मध्य प्रदेश में। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। टोटल फाइनल कंजम्पशन ऑफ एनर्जी अक्रॉस सेक्टर ये 30% तक बढ़ा है, और 6,08,578 KTOE रहा है 2024-25 में। जितने भी मेजर एनर्जी सप्लाई सोर्स हैं उसमें कोल डोमिनेंट सोर्स है, सबसे ज़्यादा कोल ही है जिसकी वजह से एनर्जी सप्लाई हो रही है। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर्स देखेंगे। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स नाबार्ड का मुंबई महाराष्ट्र में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सुपरविजन में कार्य करता है। रूरल पॉपुलेशन पर ज़्यादा फोकस रहता है नाबार्ड का। और किस कमेटी के तहत नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो बी शिवरामन कमेटी। इसे कमेटी टू रिव्यू अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ट्रैफिकार्ड के नाम से भी जाना जाता है। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। कौन सा ओशन अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में लाई करता है? बबल मंडप स्ट्रेट किन वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी कौन सी है पूरे वर्ल्ड में? मेडिटेरियन सी किन दो कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है? और टाइड्स ऑफ टाइम भारत से हिस्ट्री थ्रू मूरल्स इन पार्लियामेंट, इसकी ऑथर कौन है ये आपको बतानी है। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का फ्री मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट है, हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलिएगा, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।